आई एम सलमान एहसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 को कंप्लीट करना है। याद रहे, क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास पेपर में आ चुका है, तो लिहाजा आपने इसमें गौर से समझना है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं और इसका सोल्यूशन करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट 6,0 एंड टचिंग द लाइन। एक लाइन टच कर रहा है एंड x इज इक्वल टू y एंड एट 0.44। बेसिकली इसमें कह रहा है कि एक सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट है इसमें, तो उसको आपने बोल दिया 6,0 एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट हो गया ये। और दूसरी जो बात की है टच अ लाइन, तो एक लाइन को वो टच कर रहा है एट अ पॉइंट, जो उसने कहा है एट अ पॉइंट 44। तो लिहाजा यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या है? 44 है। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। जो क्वेश्चन में उसने कहा था वो लिख लिया। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट नजर आएंगे। जिस तरीके से आपको मैंने बताया था कि जिस क्वेश्चन के अंदर आपको दो पॉइंट दिए जाए, आप उसको जनरल क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, वहां से क्या करेंगे? दो इक्वेशंस मालूम कर लेंगे, और तीसरी यकीनन कोई ना कोई कंडीशन दी गई होगी, उस कंडीशन को यूज करते हुए आप क्या करेंगे? तीसरी इक्वेशन मालूम करेंगे, और वहां से आप जी, एफ और सी की वैल्यू मालूम करेंगे, एंड देन यू पुट द वैल्यू ऑफ जी, एफ एंड सी इन इक्वेशन ए, और वहां से आप अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया? सॉल्यूशन लिखा, जो दो मेन पॉइंट दिए हुए थे, कहा था कि पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये, उनको आपने लिख लिया। लेट जनरल इक्वेशन को कर लिया और उसको इक्वेशन ए कह दी। आपने एक लाइन लिख दी कि भाई ये जो दोनों पॉइंट है वो सर्कल से पास हो रहे हैं, तो ये सेटिस्फाई होंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ए जो था आपने जनरल इक्वेशन में पुट किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया? पॉइंट बी को पुट किया। पॉइंट ए को जब पुट किया जनरल इक्वेशन के अंदर, वहां पे एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0 थी, पुट किया, उसको इक्वेशन ए कह दिया। और उसके बाद जब आपने पॉइंट बी को पुट किया तो वहां पे एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 4 थी, पुट किया, आपने सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास जो इक्वेशन बनी उसको आपने इक्वेशन 2 कह दिया। अब यहाँ पे आ गए अब यहां तक तो दो पॉइंट तो हो गए सिंपल, लेकिन तीसरी इक्वेशन मालूम करने के लिए थोड़ा आपने काम समझना होगा। कैसे समझना होगा मैं बताता हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले जो चीज समझनी है वो समझनी है कि आपको ये लाइन दी हुई थी, इधर एक पॉइंट है, ठीक है, और ये सेंटर है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? -c और -f। जरा क्वेश्चन को समझने का, हमें अब तीसरी कंडीशन मालूम करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कंडीशन ही इक्वेशन मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब जो कंडीशन दी गई उसकी मदद से हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन मालूम करेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन जो स्लोप क्या, लाइन ये दी हुई है आपको, ठीक है, लाइन ये दी हुई है, तो आपने इसका स्लोप मालूम करना है। स्लोप को हम m1 से रिप्रेजेंट करें, और इस लाइन 1 यानी कि लाइन है, इसको L1 कह दिया मैंने, ठीक है। आप लिखे या लिखे कोई मसला नहीं है, लेकिन m1 जरूर लिख दीजिएगा। अच्छा, तो आपको इक्वेशन दी हुई है m इज इक्वल टू एक्स। अब जरा देखिए, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां से आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि एक लाइन दी गई हो, उसकी इक्वेशन दी गई हो, तो उधर से स्लोप मालूम करना, तो जो फार्मूला हम यूज करते हैं m इज इक्वल टू -a/b वाला है। ठीक है स्टूडेंट, गला थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो उसके लिए थोड़ी माजरत। ठीक है स्टूडेंट, आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो काइंडली दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करना है? ए आपको पता है इक्वेशन से मालूम करनी है, तो स्लोप का फार्मूला होता है -a/b। तो ए क्या होता है? एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है, और बी क्या होता है? वाई के साथ कोफिशिएंट लिखा होता है। तो एक्स के साथ 1 लिखा हुआ है और वाई के साथ -1 लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। तो यहाँ पे आप देखेंगे माइनस और माइनस कट गया, 1 से 1 डिवाइड किया तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये स्लोप 1 मालूम कर लिया। अब क्या करेंगे? अब आपको जरा दिखेगा, एक लाइन ये हो गई, और अगर एक लाइन में बोलूं कि यहां सेंटर से लेके इस पॉइंट तक अगर एक लाइन डाल दूं, तो ये भी एक लाइन आ जाएगी जो इस लाइन से क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। सही है। तो अभी मैं क्या करूंगा? इस लाइन को मैं L2 कह देता हूं, और इस लाइन के स्लोप को M2 कह देता हूं। अब मैं क्या करूंगा? इस लाइन का स्लोप मालूम करूंगा। याद रहे कि अगर एक लाइन दे दी जाए और उसके दो पॉइंट दे दी जाए, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, 4 जो इसने दिया, अगर इस पॉइंट का मुझे स्लोप मालूम करना हो तो कौन सा फार्मूला यूज करूंगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 का। ठीक है स्टूडेंट, तो लिहाजा ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट को मैं सपोज कर लें तो इसको मैंने x1 y1 कह दिया, और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे जो पॉइंट है उसको x2 y2 कह दिया। फार्मूला पता है y2 - y1, y2 की वैल्यू क्या है? 4, और y1 की वैल्यू क्या है? -f। तो आपको पता है y2 की वैल्यू डाल दी 4 प्लस, अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस, क्योंकि माइनस का f था तो माइनस माइनस प्लस f हो गया। सिंपल। y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू आपके पास 4 है, 4 लिख दी। फिर x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू आपके पास -g है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वो f आ गया।
ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पे स्लोप मालूम कर लिया। ये आपने किसका स्लोप मालूम किया? ये आपने लाइन 2 का स्लोप मालूम कर लिया। अब यहाँ पे हम एक चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यूजिंग परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन। ठीक है, अब परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन क्या थी बेटा? आप मुझे बताएं, ये और ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। सही है स्टूडेंट। तो परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन होती थी m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको पता होगी। तो m1 आपने क्या निकाला? 1 मल्टीप्लाई बाय m2। m2 आपने क्या निकाला यहाँ पे? 4 प्लस एफ 4 प्लस जी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी -1। ठीक है, ये परपेंडिकुलर कंडीशन थी लाइन की। तो ये स्लोप की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, जो चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ी होगी। अब मैंने 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस एफ अपॉन 4 प्लस जी इज इक्वल टू -1 आ गया। ये जो टर्म इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई होगी, तो 4 प्लस एफ इज इक्वल टू -4 और माइनस जी हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, जरा देखिएगा, माइनस है इधर आके प्लस, प्लस एफ, अब ये माइनस इधर आके प्लस, तो ये वाला 4 और ये वाला 4 प्लस और प्लस 8 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। यहां पर आकर ये देखिएगा, आपने गिवन कंडीशन जो दी हुई थी उधर इस लाइन और इस लाइन का स्लोप मालूम किया, पैरेलल कंडीशन की कंडीशन लगाते हुए आपने ये क्या मालूम कर ली? इक्वेशन मालूम कर ली। तो इस ये जो इक्वेशन मालूम की, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आपको पता है हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो 3 कंडीशन इक्वेशंस आ गई हैं इनको सॉल्व करना है और इधर से एफ, जी और सी की वैल्यू मालूम करेंगे। फिर आपको पता है वही काम करना है, इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो चले जी आए करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने 3 इक्वेशंस मालूम की थी वो मैंने लिख ली हैं, ताकि हम बार बार पीछे मुड़ के अपना टाइम वेस्ट ना करें। स्टूडेंट आपको पता है यहाँ पे हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से जी, एफ और सी की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट में इक्वेशन 3 से 8 को मल्टीप्लाई कर दूं, 8 इधर भी आ जाएगा, 8 इधर भी आ जाएगा, और फिर इक्वेशन 2 से माइनस कर दूं, तो जरा देखिए ये खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे सिंपल आपके पास सी बच जाएगा और सी की वैल्यू आप सिंपल मालूम कर लेंगे। तो जब आपको एक वैल्यू आ जाएगी तो आगे की वैल्यू मालूम करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो लिहाजा इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 8 मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 एंड सब्ट्रैक्ट विद इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 से मैंने क्या करना है? 8 मल्टीप्लाई करना है। तो ज्यादा 8 मल्टीप्लाई किया जी, 8 मल्टीप्लाई किया एफ से, तो 8 यहाँ पे f1 8 आ गया, और जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 बन जाएगा। सही है। फिर उसके बाद क्या किया? सब्ट्रैक्ट विद इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 मेरे पास ये लिखी, तो इस इक्वेशन को मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिहाजा साइन चेंज कर दिए, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, खत्म। फिर यहाँ पे जरा आ जाए, तो यहाँ पे आपके पास माइनस का सी बचा और 64 में से -32 गए, तो यहाँ पे आपके पास 32 बच जाएगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन का इसको माइनस किया तो ये बचा। तो आपको पता है ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट होगी, यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास आ गई है। फिर क्या करेंगे? आप खुद सोचेंगे कि अगर मैं सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो यहाँ से मेरे पास जी की वैल्यू आ जाएगी राम सकून से। तो लिहाजा पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर आप जो इक्वेशन 1 थी वो हूबहू आपने लिखी, तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर सारी चीजें रहने दी, सी की वैल्यू जो आपने निकाली थी वो लिखी, इसको सिंप्लीफाई किया, प्लस का था तो उधर जाके माइनस हो गया, मल्टीप्लाई था जाके डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आप बच्चे बोलेंगे सर ये 68/12 कैसे 70/3 क्या हुआ? बेटा यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेटर यूज कीजिएगा और बेफजूल अपना टाइम मत आया कीजिएगा सिंपलिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर में डाला, 2 मिनट में आ गया 70/3, तो आपने 70/3 निकाला, तो ये आपके पास क्या आ गई? जी की वैल्यू आ गई -70/3। अब आप देखेंगे कि भाई अगर मुझे f की वैल्यू चाहिए तो मैं इक्वेशन 3 में अगर क्या करूंगा, g की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास f की वैल्यू आ जाएगी। तो लिहाजा पुट द वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 लिखी, इक्वेशन 3 में आपको पता है g की वैल्यू क्या आई है आपने -70/3। तो यहाँ पे आपने -70/3 लिखा। अब यहाँ से आपको f की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे आप अपना एलसीएम लेके टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे -70/3 लिखा हुआ है, +8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो +8 की क्या आया? 7/3। तो लिहाजा आपने जब इसको सोल्व किया तो 70/3 आया, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे क्या करना जरा वो देखें। अब स्टूडेंट जरा देखिएगा, अब आपने यहाँ पे क्या किया कि ये किया प्लस का, क्योंकि आपको f की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो f इक्वल टू -7/3 आ गया। अब आपको पता है आपने g, f और c की वैल्यू मालूम कर ली है। आप इसको इक्वेशन ए के अंदर पुट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे? अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल लेंगे। तो जनरल इक्वेशन लिखी, यहाँ पे g की वैल्यू, f की वैल्यू और c की वैल्यू आपने पुट कर दी, जो ये 3 निकाली थी। अब आपने क्या किया भाई, ये 2s से मल्टीप्लाई किया तो 74 हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई किया 14 हो गया।
लेकिन जब आपने देखा कि इसके नीचे आपको पता है इक्वेशन के डोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा सब डोमिनेटर में 3 है, तो 3 को पूरी इक्वेशन से आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय होल इक्वेशन। तो 3 को अब जब आप पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 इधर भी आ जाएगा। जब आप 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डोमिनेटर में 3 है, वो और 3 कट जाएगा, तो 34x आपके पास सिंपल बच जाएगा। इसी तरीके से जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डोमिनेटर में जो 3 है और ये वाला 3 जो मल्टीप्लाई किया होगा वो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे 14 कट जाएगा, यहाँ पे 14y बच जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पे आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके डोमिनेटर में कुछ काटने का नहीं है, तो 3 जब आप इसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आपके पास आ जाएगा। फिर 3 जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आप जरा देखिएगा, जब आपने बिल्कुल सीधा कर लिया तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है कंप्लीट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा गला हो रहा है थोड़ा ख़राब, तो इसकी वजह से थोड़ा मैं स्लो हो गया था, तो इसके लिए माजरत। अल्लाह हाफिज़।